साथियों, जब भी षष्ठेश, अष्टमेश और द्वादशेश की दशा का आगमन होता है तब अक्सर हम घबरा जाते हैं और यह कहा गया है कि इनकी दशा हमेशा ही कष्टदायक साबित होती है। तो शायद इस बात को समझने में, शास्त्रों में जो लिखा गया है उसको समझने में कुछ भ्रम हुआ है। सभी जगह यह दशाएं इतना खराब फल नहीं देती हैं, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी हैं जिनमें यह निश्चित ही खराब फल देती हैं। आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि यह किन स्थितियों में खराब फल देती हैं और उस खराब फल को देने के पीछे माध्यम क्या होता है या कारण क्या होता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम षष्ठेश के बारे में। तो षष्ठेश की दशा को भी हमेशा खराब ही बताया गया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। षष्ठेश की दशा किन हालातों में खराब फल देगी इसको देखते हैं। वाकई में षष्ठेश यदि अपने भाव से अष्टम या द्वादश बैठा हो तो वह अच्छे परिणाम देने में बिल्कुल असमर्थ हो जाता है। और अच्छे परिणाम क्या, बल्कि ये कहीं ना कहीं तकलीफ ही खड़ी करता है। अब यहाँ पर हम एक वृक्ष लगन की कुंडली उदाहरण के लिए ले लेते हैं और इसमें देखते हैं। अब यहाँ वृक्ष लगन में षष्ठेश शुक्र होता है। आप यहाँ इसको लग्नेश भी मान सकते हैं, लेकिन जैसा कि हम पहले भी बहुत बार कह चुके हैं कि शुक्र की जो तुला राशि होती है उसी का मुख्य फल होता है। तो वृक्ष लगन में यह पहले षष्ठेश कहलाएगा, उसके बाद में लग्नेश। तो यहाँ पर हम बात षष्ठेश की ही कर रहे हैं, तो यह शुक्र यहाँ पर षष्ठेश हो जाएगा। अब यह अपने भाव से 8वें या 12वें होकर किस तरह अच्छे फल नहीं देगा इसके बारे में समझते हैं। अब यहाँ शुक्र यदि लग्न में बैठ जाए, जैसा कि आप उदाहरण कुंडली में देख पा रहे होंगे, तो यह अपने भाव से अष्टम हो जाएगा। हालांकि यह अपनी स्वयं की राशि वृक्ष में बैठा है, लेकिन तुला से अष्टम है। तो यहाँ पर लग्नेश लग्न में बैठा है। इसको कोई बहुत अच्छा योग मानकर आप भ्रम में नहीं रहें, यह फल अष्टम के ही देगा। तो यहाँ पर यह षष्ठेश होकर अपने भाव से अष्टम हो गया है और इसी वजह से अपने दशाकाल में यह शुक्र जातक में पूरी तरह नकारात्मकता भर देगा और निराशा की तरफ धकेल देगा। और इस दशा में जातक में सकारात्मकता का पूरी तरह से अभाव रहता है। और जब जातक में सकारात्मकता नहीं हो, सिर्फ नकारात्मकता ही मौजूद हो, तो वह क्या ही कर लेगा, यह हम सभी जानते हैं। तो यह अपने भाव से, षष्ठ भाव से अष्टम बैठकर जातक को पूरी तरह से नकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। अब आइए बात करते हैं, यदि यह अपने भाव से द्वादश बैठा हो तो क्या होगा। द्वादश होने की स्थिति में यह शुक्र पंचम भाव में बैठा होगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यह पंचम भाव में बैठेगा, तब यह अपने भाव से द्वादश हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यह शुक्र षष्ठेश है, इसके पास दायित्व है छठे भाव का, यानी सोच का, और दूरी की वजह से यह द्वादश हो गया है। इस वजह से यह जातक में सोच का पूरी तरह से अभाव कर देता है। जातक की सोच को खत्म करके और उसको बिल्कुल उल्टी स्थिति में खड़ा कर देता है। और फिर वही बात है, बिना सोचे समझे काम करने के नतीजे क्या होते हैं यह भी हम सब जानते हैं। तो यहाँ पर यह जातक की सोच को खत्म करता है और बिना सोचे समझे काम करने के प्रतिफल में कष्ट ही उठाने पड़ते हैं। तो यह हमने बात की षष्ठेश की। यदि वह अपने भाव से 8वें या 12वें बैठा हो तो क्या फल देता है। आइए अब बात करते हैं अष्टमेश की। अष्टमेश यदि अपने भाव से छठे या 12वें बैठा हो तो क्या फल देगा और किस तरह देगा। अष्टमेश भी यहाँ पर अच्छे फल देने में असमर्थ रहेगा।
अब यहाँ पर भी हम वही वृक लगन की कुंडली ही ले लेते हैं और इसमें अष्टमेश जो कि यहाँ पर गुरु होता है उसकी स्थिति देखते हैं। तो गुरु अष्टमेश होकर अपने भाव से छठे तभी होंगे जब ये लग्न में बैठेंगे। तो यहाँ पे गुरु लग्न में बैठे हैं यानी अपने अष्टम भाव से छठे बैठे हुए हैं। अब अष्टम भाव का दायित्व तो इनके पास है ही और अष्टम भाव निराशा और नकारात्मकता का है जो कि इनके पास मौजूद ही है। तो इसका परिणाम क्या होगा? दूरी छठे भाव की होने के कारण इनकी सारी सोच नकारात्मक रहेगी, निराशा में बदल देंगे। और यह तो हम सबको पता ही है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए पॉजिटिविटी जरूरी है, लेकिन यह गुरु निगेटिविटी वाली सोच कर देता है। तो यहाँ पर गुरु भले ही कितना ही शुभ ग्रह हो लेकिन ये अच्छे फल नहीं दे पाएगा। यहाँ पर भी जातक की सोच को नकारात्मक करके और खराब फल ही मिलेंगे। यह दशा काल भी जैसे तैसे ही व्यतीत होता है और इस दशा काल में जातक क्रोधी, चिड़चिड़ा, झूठ, कपट इन बातों से भी कोई गुरेज नहीं करता और यह काफी कसमकस में दशा निकलती है। आइए अब देखते हैं गुरु यदि अपने भाव से 12वें यानी 7वें भाव में बैठे हों तब क्या होगा। 7वें भाव में गुरु बैठेंगे तब यह अपने अष्टम भाव से 12वें होंगे। यह गुरु जातक को कुछ अच्छे फल देने में सक्षम रहेंगे, जातक को स्वावलंबी और मेहनती बनाएंगे और ऐसा जातक ज्योतिष, गणित, कंप्यूटर साइंस इनमें भी रुचिवान होगा। तो फिर सवाल यह उठता है कि यह गुरु फिर खराबी कहाँ करेगा। तो देखिए, अष्टम भाव होता है आयु का, जीवन की कुल अवधि का, और यहाँ जीवन की अवधि के इस भाव से 12 हो गए हैं तो यह जीवन की अवधि को कम कर देते हैं। तो इस दशा काल में जीवन का संकट पैदा हो सकता है, इसलिए यह और भी खराब स्थिति है। दुनियादारी के मामले में भले ही यह कुछ अच्छे फल दे सकते हों लेकिन इस मामले में खराबी करेंगे, इसलिए यह स्थिति और भी ज्यादा विकट होगी। जीवन में सब कुछ मिल भी गया और जीवन ही नहीं बचा तो वह फिर किस काम का। इसलिए यह गुरु भी अष्टमेश होकर अपने भाव से 12 होने की वजह से ज्यादा खराबी करता है। अब आइए इसी वृक लगन में द्वादशेश की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर मंगल द्वादशेश होगा तो यहाँ पर मंगल यदि पंचम भाव कन्या राशि में बैठा होगा तो अपने भाव से छठा होगा। अब मंगल यहाँ द्वादश भाव का स्वामी होने के नाते क्रिया का स्वामी है और दूरीवश इसने छठा भाव खड़ा कर लिया है। द्वादशेश होने के नाते इस मंगल को जीवन की मौज, आनंद, जीवन को भोगने का दायित्व प्राप्त है। खूब खर्चा, दान, भोग ये दायित्व इसको प्राप्त है द्वादशेश होने के नाते। लेकिन अपने दशा काल में यह जातक अपने भाव से छठा होने के कारण जातक को कृपण और कंजूस बना देता है। यह मंगल अपनी दशा काल में जातक का स्वभाव कुछ इस तरह का बना देता है कि अपने सुखों के लिए वह खर्च नहीं कर पाता है। यानी द्वादशेश होकर यहाँ पर पूरी तरह से विपरीत परिस्थितियों में गिर जाता है। मतलब द्वादशेश होकर जहाँ जातक की क्रियाशीलता को बढ़ाने का दायित्व था वहीं पर यह अपने भाव से छठा बैठकर जातक की क्रियाशीलता को समाप्त करके और उसकी सोच को बढ़ा देता है। अब आइए दूसरी स्थिति देखते हैं। द्वादशेश अपने भाव से अष्टम हो तो क्या होगा। तो यहाँ पर मंगल जब 7वें भाव में बैठेगा तब अपने भाव से अष्टम हो जाएगा। अब यहाँ पर भी वही स्थिति है, द्वादशेश है तो जातक को उन्मुक्त जीवन जीना चाहिए, लेकिन अपने भाव से अष्टम होने के नाते जातक में यहाँ पर भी पूरी तरह से नकारात्मकता का समावेश हो जाता है। यहाँ सोचने वाली बात है
कि जिसमें नकारात्मकता भरी है वह क्या उन्मुक्त जीवन जिएगा? नहीं जी सकता, जीने का आनंद नहीं ले सकता, कुड़ कुड़ करता रहेगा, लेकिन सुखों का उपभोग नहीं कर पाएगा। और यही स्थिति जातक को नास्तिकता की तरफ धकेल देती है। अब यहाँ पर हमने देखा कि षष्ठेश, अष्टमेश और द्वादशेश, इनकी दशाओं में कष्ट और पीड़ा आती तो है, लेकिन आपने ध्यान दिया हो, हमने इतना विस्तार से आपको समझाया, उसके पीछे का कारण यदि आपने समझा हो अभी तक, तो यह तीनों भावेश, षष्ठेश, अष्टमेश और द्वादशेश, ये सोच, क्रिया और नकारात्मकता, इन तीन चीजों को माध्यम बनाकर खराब फल देते हैं। इसे फिर ध्यान से सुन लीजिए। सोच को खराब करते हैं, क्रिया को खराब करते हैं और आपकी पॉजिटिविटी को खराब करके नकारात्मक बना देते हैं। इन तीनों ही स्थितियों में कोई ना कोई ये स्थितियां आपको मिलेंगी और इसी वजह से इनकी दशा खराब जाती है। यदि जातक इस दशा काल में इन चीजों से सावधान रहे तो यह भी सामान्य सा फल देती हैं, कोई बहुत बड़ी खराबी का कारण नहीं बनती हैं। तो इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। घबराने की जरूरत नहीं है, सोच की जरूरत है, पॉजिटिव सोच की जरूरत है, क्योंकि ये तीनों भावेश जो भी परिणाम देंगे वो सिर्फ सोच और क्रिया, इन दोनों को प्रभावित करके ही खराब फल देते हैं और उससे बचना है। आशा है आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी, और यदि कुछ आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का संज्ञान लेते हुए फिर इसके ऊपर बात कर लेंगे। अब ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट की अपील के साथ आज के चैप्टर को विराम देते हैं और अगली बार आपसे मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।